हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के जो कार्य करने के दो भागों को संचालित होते हैं। जैसे एक होता है हार्डवेयर होता है, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर ही एक संपूर्ण तंत्र का निर्माण करने का कार्य करते हैं। जैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जो उपकरण, वस्तुएं, प्रोग्राम आदि जो आते हैं वे सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इनका जो ज्ञान होना एक आवश्यक होता है। अब इनको दोनों को अलग अलग समझते हैं, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। पहला आता है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब यानी वे सभी भौतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे मूर्त होती हैं यानी जो फिजिकली या टेंगिबली होती है, जो जिसको हम स्पर्श करके देख सकते हैं। जैसे माउस, प्रिंटर, स्पीकर, सीपीयू, कीबोर्ड, ये सब हार्डवेयर के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? हार्डवेयर के रूप में आते हैं, जिनको हम स्पर्श या प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देख सकते हैं। माउस, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हार्डवेयर के उदाहरण होते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम सिर्फ कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को बताना होगा कि उसे क्या करना होता है। जैसे कंप्यूटर को हम निर्देश यानी जो आदेश या निर्देश देने पड़ते हैं और इन्हीं के आधार पर वो सॉफ्टवेयर कार्य करता है। अब सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को क्रियाशील बनाने का कार्य करते हैं और कोई भी हार्डवेयर तभी कार्य करता है जब उसे संबंधित सॉफ्टवेयर को निर्देश मिलते हैं। सॉफ्टवेयर एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं और इसको जैसे आप सॉफ्टवेयर के उदाहरण देखना चाहते हैं, जैसे हमारा फोटोशॉप होता है, MS वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, पेज मेकर होता है, नोटपैड होता है, ये सब एक सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार। अब सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार हैं? सॉफ्टवेयर के प्रकार में सबसे पहला उपयोग यानी जो सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर तथा यूजर के द्वारा जो मध्य क्रियाओं को संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर को उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है और इनका जो कार्य करने को यानी कंप्यूटराइज्ड करने के लिए इनका सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? अब इन दोनों को हम एक विस्तार के माध्यम से यानी जो विस्तृत विवरण के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब दोस्तों ये होता है जो हमारे कंप्यूटर को संचालित करने वाली जो प्रोग्राम होते हैं यानी रनिंग कराने वाली जो हमारे प्रोग्रामिंग जो हमारे कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं उनको रनिंग कराने या कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का जो कार्य करता है यानी बूट करने का जो कार्य करता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक अधिक प्रभावशाली और उपयोगी बनाने का कार्य करता है। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे जो प्रोग्रामों का जो समूह होता है उनको भौतिक भागों तथा सॉफ्टवेयर को कंट्रोलिंग करने का कार्य करने का इस सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। और कंप्यूटर पर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर के स्थान पर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर विशेषज्ञ के द्वारा तैयार किया जाता है। जो हमारे कंप्यूटर के जो विभिन्न पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है और हमारे डाटाओं को, सूचना को यानी जो इकट्ठा रखने का जो कार्य होता है, प्लेटफॉर्म होता है और प्रोग्रामों के जो समूह होता है उनको रनिंग करने का कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जाता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण हैं, जैसे विंडो XP, ये शिफ्ट यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। विंडो XP, MS DOS, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 11, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य देखते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो पहला कार्य होता है वो होता है यानी जो सभी सॉफ्टवेयर को निष्पादन करता है। दूसरा इसका कार्य ये होता है कि
उपयोगकर्ता यानी यूजर और कंप्यूटर जो हार्डवेयर के मध्य संबंध स्थापित करने का कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का तीसरा कार्य यह है कि ये विभिन्न सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा कार्य यह है कि कंप्यूटर स्रोत जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने का कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाता है। हमने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण भी बताए गए थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे विंडो एक्सपी आता है, विंडो 10 आता है, विंडोज़ 7 आता है, विंडो 11 आता है, जावा आता है। ये सब हमारे क्या होते हैं, इसके विंडोज सॉफ्टवेयर इसके सिस्टम होते हैं। हमारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना, उसके उदाहरण माने जाते हैं। अब आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ प्रोग्राम में सम्मिलित करने वाले जैसे आपको बताते हैं। जैसे एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण बताए थे हमने। एक होता है यूटिलिटी प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के उनके टाइप है, उनमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भाषा संसाधक यानी लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग भाषाएं और भाषा संसाधक, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही होते हैं। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है दोस्तों, यानी जो प्रोग्रामों का वह समूह जो किसी विशेष या निश्चित कार्य को करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारा प्रोग्रामों का वह समूह जो किसी विशेष या कोई निश्चित कार्य को करने के लिए बनाया गया जो प्रोग्राम होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमको आवश्यकता है, जैसे हमारे फ़ोटो को एडिटिंग करना है तो हमको फ़ोटोशॉप की जो प्रोग्राम है उनकी ज़रूरत पड़ती है। और जैसे हमको कोई भी पम्पलेट या डिजाइनर कार्ड बनाना है तो हम तो कोरल ड्राइव का ज़रूरत पड़ती है। तो इस प्रकार हमारी आवश्यकता के अनुसार इन प्रोग्रामों का निर्माण किए जाने लग गया है, इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हम आपको बताते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियरिंग, डिजाइनर, एडवोकेट। और इसमें आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के होते हैं MS वर्ड होता है, पेज मेकर होता है, फोटोशॉप होता है, ड्राइंग होता है, नोटपैड होता है, कोरल ड्राइव होता है। ये सब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनको हमारी आवश्यकता के अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। और ये सॉफ्टवेयर अपने प्रयोग और कार्य को निष्पादन बहुत ढंग से करते हैं, जो आज के दौर में जैसे बीमा, बैंकिंग, फैक्ट्री, अस्पताल, इंजीनियरिंग, इनमें इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे वेतन बिल बनाना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग किया जाता है। उसके बाद आती है कंप्यूटर की भाषाएं। अब कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी है? कंप्यूटर की भाषा में यानी इस भाषा का जो अर्थ होता है वो अपनी बातों को दूसरों को सही तरीके से समझाना का माध्यम होता है। यानी जो समझाने का जो माध्यम होता है वो कंप्यूटर भाषाएं होती है। कंप्यूटर भाषाएं यानी जो कंप्यूटर से कार्य कराने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वे कंप्यूटर भाषा कहलाती है। वे यूजर भाषा या फिर कंप्यूटर भाषा कहते हैं। कंप्यूटर एक मशीनी भाषा को समझ सकती है क्योंकि ये बाइनरी व मशीनी भाषा के रूप में कार्य करती है, यानी 0 और 1 के रूप में कार्य करती है। मशीनी भाषाओं में जो सूचनाएं देनी होती है वो यूजर भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के माध्यम से, यानी उसे ट्रांसलेशन कहा जा सकता है। यानी मशीनी भाषा को यूजर भाषा में भी बदलने का जो कार्य होता है वो कंप्यूटर का होता है। तो इस आधार पर हम कंप्यूटर भाषा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में दोस्तों? कंप्यूटर भाषा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली भाषा यानी जो पहली होती है मशीनी भाषा या निम्न स्तर की भाषा के रूप में बांट सकते हैं। पहला तो हम इसको मशीनी भाषा या फिर निम्न स्तरीय भाषा के रूप में बांट सकते हैं, यानी मशीनी लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज LL। दूसरी होती है ये जो संयोजन भाषा या असेंबली भाषा के रूप में बांट सकते हैं, असेंबली लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। तीसरा होता है हमारा
उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल की जो भाषाएं होती हैं HLL के रूप में ये उच्च स्तरीय भाषा को बांट सकते हैं। पहला आता है निम्न स्तरीय भाषा। अब निम्न स्तरीय भाषा क्या है? निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा। निम्न स्तरीय जो भाषा होती है वो मशीनी भाषा कंप्यूटर की वह भाषा होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर 0 और 1 के रूप में ही समझ सकता है। इसको मशीनी भाषा भी कहा जाता है क्योंकि इस भाषा के द्वारा मशीन से जो सीधा संपर्क होता है और इसलिए मशीन भाषा कहा जा सकता है क्योंकि ये 0 और 1 के रूप में कार्य को समझने का कार्य करती है। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कीबोर्ड में आप ए टाइप करोगे तो इसे कंप्यूटरी मशीनी भाषा में बदले, यानी जो कंप्यूटर है इसे मशीनी भाषा में बदलेगा और इसकी जो आकृति के रूप में दिखाई देगा वो एक ए दिखाई देगा, यानी जो कंप्यूटर पे जो स्क्रीन पे दिखाई देगा वो एक मशीनी भाषा के रूप में दिखाई देगा। उसके बाद आती है संयोजन भाषा या असेंबली भाषा। क्या होती है? यानी यह एक कोडिंग भाषा होती है, मैनकोनिक कोडिंग भाषा के रूप में कार्य करती है। संयोजन भाषा का मतलब ये होता है दोस्तों, भाषा यानी जो मशीनी भाषा की जो कमी होती है उनको दूर करने के लिए असेंबली भाषा का विकास किया गया था। कौन सी भाषा का? असेंबली भाषा का विकास या संयोजन भाषा का विकास किया गया था। जो हमारी जो मशीनी भाषाओं में यानी जो निम्न लेवल की जो भाषाएं होती हैं उनमें कुछ कमियां होने के कारण इसका जो अप वर्जन के रूप में असेंबली भाषा का निर्माण किया गया था। ये भी एक 0 और 1 के रूप में कार्य करती हैं, यानी बाइनरी भाषा के स्थान पर ये एक सांकेतिक भाषा और निम्न कोडिंग के रूप में कार्य करती है। जो इसके माध्यम से यानी जो कोड को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है और इस भाषा में जो कार्य करना मशीनी भाषा की अपेक्षा सरल होता है। जो मशीनी भाषा में उसको 0 और 1 के रूप में यानी बाइनरी के रूप में पढ़ा जाता था, लेकिन इसको एक सांकेतिक भाषा के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए असेंबली भाषा का यूज किया जाता है। यही एक सरल तरीका होता है। जो अपेक्ष क्या होता है? एक सरल होता है। पहले प्रोग्राम को पहले मशीन भाषा में बदलता था, फिर इसकी गति यानी मशीनी भाषा से कम होती है। उसके बाद तीसरे नंबर की भाषा आती है दोस्तों मशीनी भाषा, यानी जो हमारी असेंबली जो भाषा है उनके कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे HLT, ADD, CLA सब, ये सब हमारे असेंबली भाषा के होते हैं। उसके बाद आता हमारा उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा क्या है? उच्च स्तरीय भाषा वो होती है जो असेंबली भाषा में जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का निर्माण किया गया था। उच्च स्तरीय भाषा यानी एक कोड के स्थान पर एक अंग्रेजी भाषा में निर्देश दिए जाते हैं, यानी कमांड दी जाती है। जो उच्च स्तरीय भाषा को हाई लेवल की जो लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। जैसे जिस प्रोग्राम को समझाना और लिखना आसान हो गया है और यह मशीनी आधारित भाषा नहीं होती, क्योंकि जिसे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए यानी जो हमारी मशीनी भाषा है उनको यानी जो प्रोग्राम होते हैं उनको मशीनी भाषा में बदलने के लिए हमें कंपाइलर की और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है और इनका उपयोग भी किया जाता है। किसका? जो हमारी उच्च स्तरीय भाषा होती है उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? जो हमारी प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए यानी बदलने के लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की यूज किया जाता है। यानी इसका मेन फोकस तो ये होता है, यानी जो प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है उनको मशीनी भाषा में परिवर्तन करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। अब उच्च स्तरीय भाषा के कुछ उदाहरण आते हैं, जैसे C++, जावा, ये हमारी एक सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है। कौन सी? उच्च स्तरीय भाषा की होती है। आप इसमें इसको देख सकते हैं, यानी जो उच्च स्तरीय भाषा होती है वो मुख्यतः C और C++ और जावा ये एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है। कौन सी? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है। उसके बाद आप यानी जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन यानी भाषा संसाधक,
ये एक ऐसे प्रोग्राम होता है जो एक भाषा में जो निर्देश को स्वीकार करके जो अन्य भाषा होती है उसमें समतुल्य निर्देश को तैयार करके, यानी कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर के द्वारा भाषा को आप कन्वर्ट करने का कार्य करता है, यानी ट्रांसलेशन करने का कार्य करता है। किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा और असेंबलर के द्वारा आप एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य किया जाता है। अब कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर का मतलब ये हुआ नहीं, एक ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग आप उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य किया जाता है। और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइलर करके और उसमें जो विभिन्न त्रुटियां को उनको लाइन की नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। कोई भी त्रुटि आ जाती है उसके, यानी जो आप प्रोग्राम में भाषा होती है उसके नीचे रेड लाइन का लाइनिंग होती है, वही एक कंपाइलर के द्वारा प्रोग्राम को कन्वर्ट करने का कार्य किया जाता है। और निष्पादन के समय प्रोग्राम मेमोरी में होना ज़रूरी होता है, यानी आप कंपाइलर का प्रयोग हमने आपको अभी बताया था, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर वो होता है दोस्तों, यानी यह एक भाषा प्रोसेसर होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा होती है उसको पंक्ति दर पंक्ति मशीन भाषा में परिवर्तन करने का कार्य करता है, और वो लाइन बाई लाइन परिवर्तन करने का कार्य करता है। और ये पंक्ति बाई पंक्ति दर परिवर्तन करने का कार्य करता है, यानी जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, जिसे इंटरप्रेटर कहते हैं। और इसमें किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर वह तत्काल प्रदर्शित कर देता है, यानी वो भी कंपाइलर की तरह ही कार्य दिखा देता है। उसके बाद होता है असेंबलर। कौन सा होता है? असेंबलर होता है। असेंबलर क्या है? असेंबलर यानी यह एक असेंबली भाषा को लिखे जो प्रोग्राम होते हैं उनको मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, यानी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है, यानी एक बार में एक पंक्ति को मशीनी भाषा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। क्या ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को समस्त कार्यों का संचालन करने का कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी ऐसे प्रोग्रामों का जो समूह जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन कार्य करता है उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा आप कंप्यूटर और यूजर यानी उपभोगकर्ताओं के बीच में जो एक संयोजक कड़ी के रूप में कार्य कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यूजर के द्वारा जब कंप्यूटर को सर्वप्रथम ऑन करता है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की मेमोरी में जो संग्रहित हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर की जो समस्त क्रियाओं का संचालन कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण होते हैं जैसे MS-DOS, विंडो लिनक्स, यानी ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे विंडो 10 होती है, विंडो 7 होती है, विंडो XP होती है, विंडो लिनक्स होती है, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यानी जो प्रोग्रामों का समूह होता है जो कंप्यूटर के कार्यों का संचालन कार्य करता है। कंप्यूटर उपयोगकर्ता के बीच की, यानी जो यूजर और कंप्यूटर के बीच का एक योजक कड़ी के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कार्य होते हैं। देखिए, पहला कार्य ये रहते हैं जैसे स्मृति प्रबंधन, यानी मेमोरी मैनेजमेंट को किसी भी प्रोग्राम तथा उससे संबंधित डाटा को मेमोरी में कहाँ रखना है और कहाँ से लाना है, इसका निर्धारण सिर्फ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यानी जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है उसमें कोई प्रोग्राम रखा हुआ है और उससे संबंधित जो भी डाटा या सूचना होती है उसको कहाँ पे सेव करना है और कहाँ से वापस लेना है, ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि जो फाइल मैनेजमेंट होती है उसके अंतर्गत, यानी फाइल के उसके नाम से कहाँ पे स्टोर करना है और कहाँ से वापस लेने का कार्य करता है, ये भी हमारे एक कौन आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही
किया जाता है। तीसरा इसका कार्य यह है कि यह इनपुट और आउटपुट जो मैनेजमेंट होता है, जिसके अंतर्गत यानी कंप्यूटर में जो डाटा देने और कंप्यूटर से डाटा लेने के लिए जो काम आने वाली जो युक्ति होती है, यानी यह डिवाइस का प्रबंधन करने का कार्य जो करता है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही किया जाता है। इस प्रकार इसका चौथा कार्य ये होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को साथ संबंध रखता है और जिससे यूजर का जो काम होता है वो सरल हो जाता है, यानी जो इंटरफेस उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इंटरफेस का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यानी यूजर इंटरफेस सिस्टम उपलब्ध कराया जाता है, जिसके यानी जो यूजर के साथ संबंध रखता है, जिससे यूजर यानी उपभोगकर्ता का काम सरल हो जाता है। उसके बाद आता है पांचवा इसका कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी यूटिलिटीज़ जो होता है। ये प्रोग्राम जो उपभोगकर्ताओं के कार्यों को जटिलताओं से दूर करवाने का कार्य यूटिलिटीज़ के प्रोग्रामों के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद ये होता है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता दोस्तों सिंपल भाषा में मैं बताऊँ तो ये है कि क्योंकि डायरेक्ट कंप्यूटर को यूज नहीं ले सकते, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही हम कंप्यूटर को यूज ले सकते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर और जो हमारे यूज लेने वाले जो यूजर्स होते हैं यानी उपभोगकर्ताओं के बीच में एक संबंध या इंटरफेस उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जैसे आप इसमें इस लाइनिंग के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे तथा कंप्यूटर के बीच के माध्यम का एक कार्य करता है, क्योंकि ये हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का कार्य करता है, यानी पुल का कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य एक सेतु का कार्य करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर को पे कोई भी अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी कंप्यूटर पर आप कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। यह ऑपरेटिंग सिस्टम न तो कंप्यूटर अपने हार्डवेयर जैसे कुंजी पटल यानी कीबोर्ड, मॉनिटर व सीपीयू आदि के बीच के संबंध स्थापित नहीं कर पाओगे, यानी तीन को सबको जोड़ने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। सीपीयू को, कुंजी पटल यानी कीबोर्ड को, मॉनिटर को और सीपीयू को, इनको संबंधों को सबको एक साथ जोड़ने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप इन सब को जोड़ भी नहीं सकते। इस प्रकार ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार बताए गए हैं। जैसे पहला प्रकार होता है जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है दोस्तों, यानी इसमें एक यूजर प्रबंधन रखते हैं और दूसरा यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, यानी डोस, यानी डोस विंडोज़। डोस विंडोज़ क्या होती है? जिसमें एक ही यूजर एक ही समय पर कार्य कर सकता है, उसे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका दूसरा प्रकार होता है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है जिसमें वे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक उपभोगकर्ता एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करने पर यानी कार्य कर सकते हैं, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है लिनक्स या लाइनेक्स उसको ही बोला जाता है। उसके बाद आता है यानी जो हमारे ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार होते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम वो होता है दोस्तों, यानी जिसमें प्रोग्राम के विभिन्न भागों के रख रखाव व मरम्मत करने का जो कार्य करते हैं वो यूटिलिटी प्रोग्रामों के द्वारा किया जाता है। जैसे डिस्क, जो कोई डिस्क है उसको रिकवरी करने का जो प्रोग्राम होता है, डाटा बैकअप, इन प्रोग्रामों को यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। ये प्रोग्राम समय समय पर कंप्यूटर पर चलकर कंप्यूटर की मेमोरी को गतिशील व अधिक आंकड़े ग्रहण करने लायक बना सकते हैं और सॉफ्टवेयर के द्वारा आवश्यक आंकड़ों को बैकअप बनाकर रखने का कार्य भी यूटिलिटी प्रोग्रामों का होता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर किसी भी प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं और इन्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे
आपको इन सॉफ्टवेयर का जो सामान्य जो कार्य होते हैं उनको समझाते हैं। जैसे हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क, हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए स्कैन डिस्क होना, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंट करना किसके द्वारा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। यानी हार्ड डिस्क को सही रखने और इनके लिए जो स्कैन डिस्क होती है, हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंट करना, फाइलों को बैकअप लेने, बैकअप को पुनः कंप्यूटर पर डालने के लिए रीस्टोर प्रोग्रामों का कार्य करना, डिस्क पर अधिक आंकड़े भंडारित करने के लिए कंपोजिंग प्रोग्राम का निर्माण करना, और कंप्यूटर पर जो वायरस होते हैं उनकी जो जांच करने और उसे हटाने की जो एंटीवायरस प्रोग्राम होता है वही एक यूटिलिटी प्रोग्राम के कार्य होते हैं। यानी यूटिलिटी प्रोग्राम के कुछ सामान्य कार्य बताए थे हमने, ये हार्ड डिस्क को सही रखने और इनको स्कैन करना, जो हमारी जो हार्ड डिस्क है उसको गतिशील और डिस्प्लेइंग करने के लिए बैकअप लेना, बैकअप देना, रिस्टोर प्रोग्राम करने का कार्य, डिस्क पर अधिक आंकड़े को स्टोरेज करना और कंपोजिट प्रोग्राम कहता है, और कंप्यूटर पर वायरस की जांच करने और उसे हटाने के लिए एंटीवायरस का यूज करना। ये सब यूटिलिटी प्रोग्राम के कार्य होते हैं। किसके? यूटिलिटी प्रोग्राम के कार्य होते हैं। कल हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया